हेलो एवरीवन। इससे पहले जो है हम लोग प्रयोगशाला परिचायक की 2 लेक्चर देख चुके हैं, जिसमें बायोलॉजी से मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद जो है हम लोग अगला टॉपिक जो है सेल के ऊपर जो है स्टार्ट किए थे। ठीक है, तो अब उसी के आगे जो है हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख रहे थे इससे पहले जो है ना डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक, तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना, डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए में क्या फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। आरएनए का मेन काम क्या रहता है भाई? प्रोटीन का संश्लेषण करना या प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना। और डीएनए में मेन रहता है कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो है ना वंशाणुगत जो ट्रांसफर होते हैं, जेनेटिक मटेरियल रहता है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं। तो डीएनए डी ऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, आरएनए है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए के या आरएनए के या न्यूक्लिक एसिड के खोजकर्ता कौन है बोलने से? फ्रेडरिक मिशर। ठीक है, तो तीनों के कॉमन ही है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को खोजा था और न्यूक्लिक एसिड में ही आरएनए और डीएनए के रूप में पाया जाता है। तो डीएनए है डाईऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, जिसके खोजकर्ता है फ्रेडरिक मिशर, और राइबोस न्यूक्लिक एसिड के भी खोजकर्ता है फ्रेडरिक मिशर। डीएनए का मॉडल कौन दिया था बोलने से? वाटसन एंड क्रिक। ये क्वेश्चन आ चुका है रेलवे में। तो डीएनए का मॉडल किसने दिया था बोलने से? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया। आरएनए का मॉडल किसने दिया था बोलने से? फ्रेडरिक मिशर ने। ठीक है, फ्रेडरिक मिशर ने। डीएनए क्या है? एक जैव अणु है बताया था, जिसमें जो है कार्बन की जो है एक श्रृंखला लगी रहती है ना, कार्बन का ऐसा सीरीज जो है चलता है। आरएनए में भी जो है ये भी जैव अणु है, इसमें भी कार्बन की श्रृंखला होती है। डीएनए शब्द जो है जेचोरिस के द्वारा दिया गया था, और आरएनए शब्द जो है फ्रेडरिक मिशर के द्वारा दिया गया था। देखो, इसमें फुल फॉर्म, खोजकर्ता, इसका मॉडल किसने दिया था, उसके बाद ये तो जैव अणु है, कार्बन की श्रृंखला होती। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको यही से पॉइंट्स में निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद देखोगे डीएनए का जो संगठन है ना, 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है। उसमें रहता है सबसे पहले शर्करा रहता है, शुगर के फॉर्म में। उसके बाद रहता है फॉस्फोरिक एसिड, उसके बाद रहता है नाइट्रोजन क्षार। उसके बाद देखोगे आरएनए में देखोगे, आरएनए में या डीएनए में यदि देखें तो 2 पेंटोस राइबोस शर्करा रहता है, और आरएनए में एक राइबोस शर्करा रहता है। ठीक है, डीएनए में 2 रहता है और आरएनए में 1 राइबोस शर्करा रहती है। इसका संरचना कैसा रहता है बोलने से? डबल हेलिक्स, है ना। डबल हेलिक्स मतलब ऐसे टाइप का संरचना रहता है ना, द्विकुंडलित बोलते हैं। और आरएनए की संरचना कैसे रहती है? सिंगल लेयर रहता है ना, या सिंगल हेलिक्स बोल सकते हैं। ठीक, ये सब देख लिए थे, एक बार फटाफट रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। उसके बाद देखोगे यहाँ पर ये चीजें मैं बता दिया था। 2 नाइट्रोजन क्षार के मध्य का अंतर कितना रहता है? 3.5 एंगस्ट्रॉम रहता है। फिर उसके बाद इन लोग डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब डीएनए जो है ना कहाँ कहाँ पर पाया जाता है बोलने से? डीएनए जो है न्यूक्लियस में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और हरित लवक में पाया जाता है। हरित लवक जो है प्लांट कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, वो किसी प्लांट को जो कलर देने का काम करता है। आरएनए देखोगे, एक तो न्यूक्लियस में मिलता है और कोशिका द्रव्य में मिलता है। ठीक है, आरएनए कहाँ कहाँ पर उपस्थित होता है बोलने से? केंद्रक और कोशिका द्रव्य में। डीएनए कहाँ कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में रहता ही रहता है, इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, इसके अलावा जो है हरित लवक में रहता है। डीएनए क्या है बोलने से? डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। आरएनए क्या है? आरएनए का मेन काम क्या है? प्रोटीन के संश्लेषण, मतलब प्रोटीन के निर्माण में सहायता करना। ठीक है, उसके बाद देखोगे डीएनए और आरएनए की संरचना में 2 प्रकार के वही नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं, बताया था मैं, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा। तो डीएनए में देखोगे, डीएनए और आरएनए में 2 प्रकार की संरचना नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। डीएनए में देखोगे प्यूरिन है, और आरएनए में है पिरामिडिन। तो ये 2 क्षार कौन कौन से? एक तो है एडोनिसिन और दूसरा है ग्वानिन। बस नाम मन याद रखोगे, एडोनिसिन और ग्वानिन। तो देखोगे ए डबल टी का मतलब क्या है? एडेनिसिन, और ये है थायमिन। एडेनिसिन और थायमिन जो है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। और जी और सी, है ना, जी और सी याद रखना। जी मतलब है गुआनिन, और सी मतलब है साइटोसिन। तो देखोगे डीएनए में ए डबल बॉन्ड टी मतलब एडोनिसिन और थायमिन जो है डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। सी ट्रिपल बॉन्ड जी मतलब है साइटोसिन, और गुआनिन ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। आरएनए में देखोगे, आरएनए में जो नाइट्रोजन क्षार रहता है इसको पिरिमिडिन बोलते हैं। इसमें जो है 3 पार्ट पाया जाता है, थायमिन, साइटोसिन और यूरेसिल। यहाँ पर यूरेसिल एक नया पार्ट है ना, याद रखोगे। तो यूरेसिल कहाँ पाया जाता है बोलने से? आरएनए के नाइट्रोजनी क्षार में पाया जाता है। ए डबल बॉन्ड यू मतलब क्या है? एडोनिसिन और यूरेसिल, है ना। एडोनिसिन और यूरेसिल जो है डबल बॉन्ड में पाया जाता है, और उसके बाद जो है वही साइटोसिन और गुआनिन जो है ट्रिपल बॉन्ड में। ठीक, डीएनए में क्या रहता है? डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन रहता है, जो गुणसूत्र की संरचना को जो है स्ट्रक्चर प्रदान करता है। आरएनए में जो है जो हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है। डीएनए जो है अधिक स्थायी होते हैं, और आरएनए जो है कम स्थायी होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं।
देखो उसके बाद मैं बताया था जो बैक्टीरिया फेज है ना, जो छोटे छोटे जो बैक्टीरिया फेज रहते हैं, जो मतलब जीवाणु को या मृत शरीर को खाने का काम करते हैं, उसमें जो है ना टोटल यदि डीएनए देखोगे 48,502 होते हैं। और मानव में जो डीएनए की संख्या कितनी होती है बोलने से 3.3 इंटू 10⁻⁹ न्यूक्लियोटाइड्स जो है इसमें डीएनए की संख्या होती है। ठीक है, अगला जो है कोशिकांग जो देखोगे हमारा है क्रोमोसोम, है ना। क्रोमोसोम जो है ना पहली बार धागे नुमा संरचना का रहता है। देखो सबसे पहले देखोगे क्रोमोसोम क्या होता है भाई, क्रोमोसोम जो है एक धागे नुमा संरचना रहता है, धागा नुमा संरचना रहता है, जिसका निर्माण कहाँ पर होता है, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर होना होता है। ठीक है, पहला चीज है ये केंद्रक में पाया जाएगा। दूसरा एक धागे नुमा संरचना होगा जिसका निर्माण डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। गुणसूत्र की खोज किसने की थी बोलने से परकिंजे ने। गुणसूत्र की खोज किसने की थी, परकिंजे ने की थी। गुणसूत्र शब्द जो है वेल्डेयर के द्वारा दिया गया। तो गुणसूत्र की खोज परकिंजे ने की, इसका जो शब्द है वेल्डेयर के द्वारा दिया गया। गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। याद रखना जब सेल का पार्टीशन होता है, मैं बताया था कोशिका विभाजन क्या होता है, जब पेरेंट सेल का डॉटर सेल में विभाजन को ही कोशिका विभाजन बोलते हैं। ठीक है, तो एक सिंगल कोशिका फिर अलग दो पार्ट में बढ़ते जाएगा, फिर ऐसी इसका फिर दो पार्ट बटेगा, फिर इसका दो पार्ट बटेगा, इसी को बोलते हैं कोशिका विभाजन। टेक्निकल टर्म में देखोगे पेरेंट सेल का डॉटर सेल में विभाजन ही कोशिका विभाजन है। गुणसूत्र कब दिखाई देता है बोले से कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। और गुणसूत्र हमेशा ना पेयर के फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़े के फॉर्म में पाए जाते हैं। एक मानव में जो है ना गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या जो है 23 पेयर रहता है। पेयर मतलब जोड़ी, 23 जोड़ा रहता है। एक जोड़ी में कितने पार्ट आते हैं, एक जोड़ी में दो पार्ट आते हैं। तो संख्या देखोगे, संख्या रहता है 46, लेकिन जोड़ी बोलोगे रहता है 23, है ना। संख्या कितना हो गया 46, लेकिन जोड़ी देखोगे 23 रहता है। ठीक है, एक में दो तो 46 में कितना होगा 23 होगा। अब देखोगे गुणसूत्र भी जो है ना दो टाइप का रहता है, एक तो होता है ऑटोसोम और दूसरा होता है एलोसोम, है ना। ऑटोसोम देखो, ऑटोसोम और एलोसोम। ऑटोसोम क्या होता है, वे गुणसूत्र जो पुरुष और महिला में समान होते हैं। देखो जो 23 गुणसूत्र रहते हैं ना, यहाँ 1 से लेके 22 तक, ये 1 से लेके 22 गुणसूत्र, मतलब संख्या में देखोगे 44 नंबर तक। तो यहाँ तक है ना 22 पेयर तक है ना, चाहे मेल बोल लो चाहे फीमेल बोल लो, यहाँ पर ना गुणसूत्र दोनों में बराबर पाया जाता है। लेकिन जब 23वां नंबर का पेयर आता है तो 23वां नंबर का मेल में एक्स और वाई गुणसूत्र होता है, और फीमेल में जो है वाई और वाई एक्स और एक्स गुणसूत्र होता है। ठीक है, तो 23 पेयर रहते हैं, 23 पेयर में से 22 पेयर तक जो है दोनों में गुणसूत्र की संख्या बराबर रहती है, सेम वैसी रहता है। लेकिन जो 23वां वाला रहता है वही लिंग निर्धारण में जो है महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो उसमें देखोगे मेल में जो है 23वां गुणसूत्र एक्स और वाई रहता है, फीमेल में जो है एक्स और एक्स रहता है। ठीक है, यही चीज बताना चाह रहा है। ऑटोसोम मतलब वे गुणसूत्र जो पुरुष और महिला में समान होते हैं। कहाँ तक रहेंगे भाई, 22 जोड़ी तक जो है समान रहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से मेल में बताया था मेल और फीमेल। मेल में क्या रहता है 23वां वाला एक्स वाई रहता है, और फीमेल में जो है एक्स एक्स रहता है। अब देखो यदि मान लो मेल का एक्स गुणसूत्र और फीमेल का ये एक्स गुणसूत्र मिला तो ये क्या बनेगा, एक्स एक्स बनेगा। एक्स एक्स बनेगा मतलब ये क्या होगा, फीमेल होगा। उसके बाद देखोगे मेल का वाई गुणसूत्र और फीमेल का ये वाला ये गुणसूत्र है ना, एक्स गुणसूत्र मिला तो क्या होगा, एक्स वाई मेल बनेगा। ठीक, तो जो पुरुष के लिए जो है ना, पुरुष या लिंग निर्धारण के लिए जो है ना, पुरुष का जो है 23वां पेयर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक, यही चीज़ यहाँ पर बताया हुआ है, देख लेते हैं। तो देखोगे ऑटोसोम वे गुणसूत्र जो पुरुष और महिला में समान पाए जाते हैं, 22 पेयर है, ऑटोसोम बोलेंगे। फिर 23वां पेयर यदि एक्स एक्स रहेगा तो फीमेल का जन्म होगा, और जो 23वां पेयर जो है एक्स और वाई रहेगा तो लड़के का जन्म होगा। ठीक, और एलोसोम क्या होता है, वे गुणसूत्र जो पुरुष और महिला में असमान पाया जाता है, असमान होते हैं। तो देखोगे इनकी संख्या कितनी होती है बोले से एक जोड़ी। वही बताया था जो 23वां नंबर का पेयर रहेगा, पुरुष में एक्स वाई मिलेगा और महिला में क्या रहेगा, एक्स एक्स रहेगा। इन गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं, लिंग निर्धारण गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जो 23वां पेयर रहता है ना, वो लिंग निर्धारण के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ, अलग अलग प्रजातियों में देखोगे, अलग अलग प्रजातियों में ना गुणसूत्रों की संख्या देखो, मानव में कितने पेयर रहते हैं, मानव में देखोगे गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है बोलने से 48, है ना। मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 48। मानव में जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बोलने से 46 होता है। ठीक है, 46 होता है। वही चीज़ पेयर में बोलेंगे तो पेयर में कितना रहेगा, 23 रहेगा। चिंपांजी में रहता है 48, है ना, चिंपांजी में 48, और उसके बाद कुत्ते में 78 रहता है, बिल्ली में 38 रहेगा, और मेंढक में 26 रहेगा, मच्छर में 6 रहेगा, मटर में रहेगा 14, और हाथी में रहेगा 56। ये जो है प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो है अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो गुणसूत्रों की संख्या के आधार पर पूछता है। ठीक है, तो
मानव में कितना है 46, और उसी के समान आसपास में रहता है चिंपैंजी जिसका रहता है 48। उसके बाद देखोगे अगला जो जेनेटिक मटेरियल है जिसका नाम है जीन। पहले तो हम लोग देख लिए गुणसूत्र, उसके बाद डीएनए देखें, उसके बाद गुणसूत्र देखें, गुणसूत्र के बाद है अगला कोशिकांग है हमारा जीन। तो जीन का अध्ययन क्या बताया था मैं, जीन का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकी या जेनेटिक्स कहलाता है। जीन शब्द की खोज किसने की थी बोलने से जॉनसन के द्वारा किया गया था। जीन का क्या काम रहेगा, एक पीढ़ी के जो वंशानुगत जेनेटिक मटेरियल है उसको दूसरे पीढ़ी में लेकर जाना। तो जीन का क्या कार्य है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक लक्षणों को लेकर जाना। आनुवांशिक लक्षण कैसे टाइप के रहेंगे, जैसे पिता के जो लक्षण है पुत्र में हाइट में के रूप में, या पुत्री में बालों के रंग के रूप में, आंखों का रंग हो गया, त्वचा का रंग हो गया, यही सब आनुवांशिक लक्षण है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। तो जीन का एक पार्ट है, सेगमेंट को, जो एक खंड को क्या बना, जीन जो है डीएनए के एक खंड या सेगमेंट से बना होता है। ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम रिपोर्ट है, HGR बोलते हैं। ह्यूमन जीनोम रिपोर्ट के अनुसार जो है मानव का शरीर जो है लगभग 30,000 जीन रखता है। मतलब मानव के शरीर में लगभग है ना 30,000 जीन जो है पाए जाते हैं। जीन और गुणसूत्रों में अव्यवस्था होने पर जो है आनुवांशिक संबंधी बीमारियां होती है। ठीक है, तो जीन और गुणसूत्र में जो अव्यवस्था होगा, इम्बैलेंस होगा, उससे क्या होता है, आनुवांशिक बीमारियां होती है। उसके बाद जो हमारा अगला इंपॉर्टेंट जो है कोशिकांग है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बोलते हैं कोशिका का ऊर्जाघर, है ना, ऊर्जाघर। इसमें जो है डीएनए उपस्थित होता है। मैं अभी बताया था डीएनए कहाँ कहाँ उपस्थित रहता है बोल के, हरित लवक में बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया में बताया था, केंद्रक में बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है कोशिका का ऊर्जाघर या पावर हाउस बोलते हैं या एनर्जी हाउस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, डीएनए उपस्थित होता है, लेकिन कैसा डीएनए होता है, सर्कुलर फॉर्म में रहता है ना, वृत्ताकार डीएनए रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है अर्धस्वायत्त है। अर्धस्वायत्त मतलब ये अपने जो है 70 से 80% काम जो है खुद कर लेता है, दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं रहता है। ठीक, इसमें आरएनए भी उपस्थित रहता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया याद रखोगे कोशिका का ऊर्जाघर है, इसमें डीएनए उपस्थित रहता है लेकिन सर्कुलर फॉर्म में रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सेल्फ ऑटोनोमस बॉडी है, मतलब 70 से 80% काम जो है ये अपना खुद ही कर लेता है। इसमें आरएनए भी उपस्थित रहता है। उसके बाद जो है माइटोकॉन्ड्रिया को जो है प्रथम उद्यत कोशिका, मतलब फर्स्ट ऑरिजिनेट जो है ऑर्गेनाइल बोलते हैं। मतलब प्रथम उद्यत कोशिकांग, मतलब याद रखना ये जो है दोनों में पाया जाएगा लगभग। तो ये शुरुआती रूप से जो हम लोग को उदय होने वाला है, पहला पता चलने वाला जो कोशिकाओं में जो है माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, अगला जो देखेंगे आगे, इसी के आगे माइटोकॉन्ड्रिया जो है कैसा टाइप का कोशिका में उपस्थित रहता है बोलने से याद रखोगे प्रोकैरियोटिक, है ना। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बताया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहली बात प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित रहता है, जबकि यूकैरियोटिक में जो है उपस्थित रहता है ना। तो प्रोकैरियोटिक मतलब जो पहले का सेल, उसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया नहीं रहता है, यूकैरियोटिक में जो है कोशिका में उपस्थित रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो है केंद्रक के बाद जो है दूसरा बड़ा कोशिकांग है ना। तो सबसे बड़ा जो कोशिकांग कौन सा है बोलने से सेल में केंद्रक है, केंद्रक के बाद दूसरा बड़ा कोशिकांग कौन सा है बोलने से माइटोकॉन्ड्रिया। इसका व्यास दिया हुआ है, इसका लंबाई दिया, उतना हमको काम की जरूरत नहीं है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना देखोगे, माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना जो है डबल लेयर रहता है ना। इसका जो आउटर पार्ट रहता है वो डबल लेयर रहता है, दोहरी झिल्ली से बना रहता है। तो देखोगे इसका सबसे बाहरी पार्ट है ना, इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं, या हिंदी में क्या बोलते हैं, वेलकुट बोलते हैं। उसके बाद जो है देखो ये पहला लेयर हुआ, उसके बाद जो है सेकंड लेयर जो है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया ये पहला लेयर, ये दूसरा, ये पहला लेयर, ये दूसरा लेयर। तो पहला लेयर को क्या बोलते हैं, वेलकुट बोलते हैं ना, वेलकुट बोलते हैं। और दूसरा लेयर है ना, इसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स या आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। और यही जो है मैट्रिक्स या आंतरिक झिल्ली जो है ना, यहीं पर ना कोशिका का श्वसन होता है। तो श्वसन का मतलब याद रखोगे, जो हमारे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो है ऑक्सीजन मिलता है, मतलब ब्लड के साथ, ब्लड में जो है ग्लूकोज रहेगा, और जो ऑक्सीजन हम लोग लेंगे वो जो है यहीं पर इसका डिजॉल्व होता है, और डिजॉल्व होके जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एटीपी, एटीपी मतलब ऊर्जा के रूप में रिलीज होता है। और कितने एटीपी का निर्माण होता है बोलने से 36 एटीपी का निर्माण होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया डबल दोहरी संरचना वाली होती है। सबसे पहला लेयर को वेलकुट या क्रिस्टी बोलते हैं। उसके बाद का जो अंदर लेयर है जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, है ना, आंतरिक झिल्ली रहता है। यहीं पर जो है कोशिका का श्वसन होता है। कोशिका का श्वसन मतलब कैसे होगा, यहाँ पर जो है ग्लूकोज के कण जो है ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे और एटीपी का निर्माण करेंगे। इसमें जो है कोशिकीय श्वसन को क्या बोलते हैं, एरोबिक। एरोबिक का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति, ऑक्सीकरण बोलते हैं ना, ऑक्सीकरण श्वसन बोलते हैं। मतलब ऑक्सीजन के उपस्थित में होने वाले श्वसन को क्या बोलते हैं, एरोबिक श्वसन या ऑक्सीकरण श्वसन बोलते हैं, क्योंकि ये कैसे होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। सबसे पहले देखोगे कोलिकर के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया की
कीड़ों की मांसपेशियों में देखा गया। तो कोलिकर के द्वारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया को कीड़ों की जो मांसपेशियां रहती है वहीं पर खोजा गया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज 1890 में जो है ऑल्टमैन एंड फ्लेमिंग के द्वारा दिया गया। देखो अभी तक जो है मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता चुका हूँ कि इसको कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं, इसमें डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी उपस्थित रहता है, डबल लेयर रहता है, इसका जो मैट्रिक्स लेयर रहता है यहीं पर कोशिका का श्वसन होता है। कोलिकर के द्वारा सबसे पहले देखा गया था, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की बोलने से 1890 में ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने खोजा था। ठीक है, देखो माइटोकॉन्ड्रिया को ना अलग अलग जो है ना वैज्ञानिक लोग अलग अलग नाम दिए। तो देखोगे जो ऑल्टमैन और फ्लेमिंग है ना, जो ऑल्टमैन और फ्लेमिंग जो इंपॉर्टेंट बंदे थे, इन लोग देखो फ्लेमिंग है ना, इसको क्या बोला, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया, फिला नाम दिया, और ऑल्टमैन इसको क्या बोला, बायोप्लास्ट बोला। ठीक है, कभी कभी रेलवे वगैरह के एग्जाम में पूछ लेता है, सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ऑल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था, फ्लेमिंग ने इसका नाम फिला दिया था। कोलिकर जो है सबसे पहले देखा था बोले थे, वो उसका नाम जो है सेक्रोसोम दिया था, इसका नाम क्या दिया था इन्होंने, सेक्रोसोम दिया था। उसके बाद जो है बेंडा जो है वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही सबसे पहली बार जो है इसको माइटोकॉन्ड्रिया कहा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया कहने वाला पहला व्यक्ति, पहला वैज्ञानिक कौन था बोलने से बेंडा था। लेकिन देखा किसने था बोलने से कोलिकर ने, खोज किसने किया था बोलने से ऑल्टमैन और फ्लेमिंग ने। ऑल्टमैन ने इसका नाम बायोप्लास्ट दिया था और फ्लेमिंग ने इसका नाम फिला दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है म्यूज ने सबसे पहले जो है पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की ना, तो म्यूज ने सबसे पहली बार जो है पादप कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की। उसके बाद है बेंगली और होर, इन्होंने जो है सबसे यकृत कोशिका में पहली बार माइटोकॉन्ड्रिया को अलग किया। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद जो है हमारा अगला इंपॉर्टेंट कोशिकांग है लाइसोसोम, है ना। ध्यान से देखते जाओ कि एक ही जगह में आपको है ना सब चीज़ें मिल जाएगा, आपको कहीं जाने का ज़रूरत नहीं है। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ना, उसके बाद जितने भी चाहे घटना चक्र हो, चाहे स्टेट लेवल के साइंस के बुक हो, चाहे स्टेट लेवल के बुक हो, आप हर जगह बनाओ, आपको हर एक क्वेश्चन आपको यही कॉन्सेप्ट से मिल जाएगा, आपको कहीं और अलग जाने का ज़रूरत नहीं है। इवन आप यूपीएससी सीडीएस के क्वेश्चन भी आप करोगे तो आपके क्वेश्चन लगने चालू हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एक ही जगह पढ़ना है और उसको ना चीज़ों को रिकॉल बार बार करते रहना है, क्योंकि देखो यहाँ पर है ना आपको व्यवस्थित तरीके से एक जगह मिल जा रहा है, लेकिन यदि आपका दोहराव नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगा, तो चीज़ों को आप याद नहीं रख पाओगे। ठीक है, तो अगला जो है हमारा कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, आत्महत्या की थैली, क्योंकि जो है आत्महत्या की थैली कहने का कारण क्या है, क्योंकि कोशिका का पाचन जो है यहीं पर होता है। ठीक है, और वो ना अनियंत्रित तरीके से होगा या ज़रूरत से ज़्यादा होगा, तो इसीलिए इसको जो है सुसाइडल बैग भी बोला जाता है। ठीक है, लाइसोसोम का दूसरा नाम है सुसाइडल बैग या आत्महत्या की थैली। इसी को बोलते हैं परमाणु एटम बम या परमाणु बम भी बोलते हैं। इसी को बोलते हैं कोशिका का सफाई कर्मी, है ना, इसी को कोशिका का सफाई कर्मी बोलते हैं। तो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम की खोज 1955 में डी डुवे के द्वारा की गया था ना। डी डुवे के द्वारा जो है 1955 में लाइसोसोम की खोज की गई, और लाइसोसोम जो शब्द है वो भी डी डुवे के द्वारा ही दिया गया। देखो उसके बाद अगला पॉइंट देखोगे, कीटभक्षी पादप। कीटभक्षी पादप क्या रहते हैं, मतलब ना कुछ पेड़ पौधे ऐसे रहते हैं जो जानवरों को खाते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लो ये पौधा है ना, ऐसा मान लो ऐसा टाइप का एक पौधा है। ठीक है, ऐसा टाइप का पौधा है, यहाँ पर जो है ना इनकी जड़ें रहती है ना, ये जड़ें जो है ना, मतलब ऐसा टाइप का, जैसे मान लो एग्जाम्पल ऐसे टाइप का, ऐसा टाइप का यहाँ पर कैप रहता है, यहाँ पर जो है इंसेक्ट्स मन आते हैं ना एक बार, ये फिर ये ना ये ढक्कन को बंद कर देता है और यहीं पर जो है उनका वो उसको खा लेता है और पाचन कर लेता है। ठीक है, तो कीटभक्षी पौधों को छोड़कर लाइसोसोम जो है रेयरली पादपों में पाए जाते हैं। तो मतलब लाइसोसोम जनरली जो जंतु कोशिका उसी में पाया जाएगा, पादप कोशिका में जनरली नहीं मिलता है, लेकिन कीटभक्षी पादपों को छोड़कर लाइसोसोम जो है जंतु कोशिका में हमेशा उपस्थित रहता है। वही बताया मैं, लाइसोसोम जो है परिपक्व लाल रुधिर कणिकाओं में अनुपस्थित रहता है, तो आरबीसी में भी जो है नहीं रहता है लाइसोसोम। लाइसोसोम सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाए जाते हैं बोलने से, यदि इनका क्रम देखोगे, सबसे ज़्यादा लाइसोसोम पाया जाता है डब्ल्यूबीसी में। उसके बाद जो है पाया जाता है कुफर सेल। कुफर सेल मतलब जो यकृत की कोशिका है उसको कुफर सेल बोलते हैं। उसके बाद जो है हड्डियों में पाया जाता है ओस्टियोक्लास्ट में, खून में मिलता है मैक्रोफेज में, प्लीहा स्प्लीन में मिलता है, उसके बाद पेंक्रियास में मिलता है, उसके बाद स्लाइवा में मिलता है। ठीक है, तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली बोलते हैं। सबसे ज़्यादा देखोगे डब्ल्यूबीसी, कुफर सेल, ओस्टियोप्लास्ट, और उसके बाद मैक्रोफेज, उसके बाद स्प्लीन, उसके बाद पेंक्रियास, उसके बाद है सलाइवा। यहाँ पर जो है हमको लाइसोसोम मिलता है। देखोगे लाइसोसोम है, लाइसोसोम का जो है पीएच मान कितना रहता है, लगभग 4 से 5 रहता है। पीएच का फुल फॉर्म क्या है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। देखो पीएच स्केल रहता है जिसमें 1 से लेकर 14 तक नंबर रहते हैं ना। ये 7वां नंबर जो है ये उदासीन रहता है, न्यूट्रल रहता है ना, उदासीन रहता है। इससे पीछे का देखोगे, इससे पीछे का इसको बोलते हैं एसिड बोलते हैं, एसिड पार्ट, और ये वाला रहता है बेस रहता है, बेस।
ठीक। यदि मान लो देखो इसका पीएच है ना 3 कितना आ रहा है, 4 से 5 है ना, तो मतलब ये कैसा होगा, नेचर में एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। ठीक है, तो लाइसोसोम का जो पीएच मान कितना रहता है, 4 से 5 का रहता है। और इसमें जो है अपघटकीय एंजाइम्स पाए जाते हैं, मतलब अपघटकीय एंजाइम्स मतलब वो उसको पाचन करने का काम करते हैं। तो इसके अंदर जो है कोशिका के अंदर इसका मेन पर्पस क्या रहता है, कोशिका का पाचन कराना, जीवाणु तथा सूक्ष्म जीवों को मारना, जितने भी जो बैक्टीरिया रहते हैं या अदर माइक्रो जो ऑर्गन्स रहते हैं उनको मारने का काम भी जो है लाइसोसोम करता है। ठीक है, कई बार जो है अपनी कोशिकाओं को जो है मारना चालू कर देता है, इसी वजह मतलब मारने का मतलब ऐसा नहीं, वो पाचन जरूरत से ज़्यादा करा देता है। तो इसी वजह से ना लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली या सुसाइडल बैग भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद देखोगे अगला जो है हमारा अगला जो है कोशिकांग है अंतःप्रद्वी जलिका। देखो इसमें काम देखोगे इसको क्या बोलते हैं, ईपीआर बोलते हैं। ईपीआर का मतलब एंडोप्लाज्मिक, पी है ना, पी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। ये भी 2 टाइप का रहता है, एक रहता है चिकना, एक रहता है खुरदुरा। एक रहता है चिकना और दूसरा रहता है खुरदुरा, है ना। ये खुरदुरे वाले में ही जो है ना राइबोसोम चिपके रहते हैं, ये खुरदुरे वाले में जो है राइबोसोम क्या कर रहते हैं, चिपके रहते हैं। तो अगला कोशिकांग है अंतःप्रद्वी जलिका या इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। ये क्या रहता है भाई, केंद्रक से जो है चिपका रहता है। देखो ईपीआर झिल्ली का एक जाल रहता है, जैसे देखोगे ये तो एक जाल रहता है जो केंद्रक झिल्ली तथा कोशिका झिल्ली है ना, केंद्रक झिल्ली और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाता है। देखो ये है कोशिका झिल्ली, ये है केंद्रक झिल्ली और इसी के बीच में जो है ऐसे करके पाए जाते हैं। ठीक, ईपीआर को देखोगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सबसे पहली बार गार्नियर के द्वारा देखा गया था और इन्होंने इसको नाम क्या दिया था, बोलने से इर्गोप्लाज्म नाम दिया था। अब ये भी 2 टाइप का पाया जाता है, मैं बताया था ना, एक रफ वाला और एक है सॉफ्ट वाला। तो रफ वाले में ही जो है ना, रफ वाले में ही जो है राइबोसोम जो है चिपके रहते हैं ना, राइबोसोम चिपके रहते हैं, जो 70S और 80S का मैं बताया था आप लोग को। तो अंतःप्रद्वी जलिका 2 प्रकार के पाए जाते हैं, एक तो होता है खुरदुरी और एक होता है चिकनी। देखो खुरदुरा वाला जो है ये केंद्रक के पास में रहता है, खुरदुरा वाला जो है ये केंद्रक के पास रहेगा। देखो ये खुरदुरा वाला है, ये केंद्रक के पास है, ठीक, केंद्रक के पास रहता है, अधिक स्थायी रहता है। उसके बाद देखोगे जो चिकना वाला रहता है ना, ये कोशिका झिल्ली के पास रहता है, ये कोशिका झिल्ली के पास रहेगा। देखो ये कोशिका झिल्ली के आसपास रहेगा। और कि जो खुरदुरा वाला जो है कहाँ रहेगा, केंद्र के पास रहेगा। खुरदुरे वाले में जो है ना राइबोसोम जो है उपस्थित रहते हैं। ठीक है, देखो यहीं पर बताया खुरदुरे वाले में इसमें राइबोसोम उपस्थित होता है, इसमें जो है राइबोसोम उपस्थित नहीं होता। इसका मेन काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। देखो आरएनए का काम भी क्या था भाई, आरएनए का काम भी प्रोटीन के सिंथेसिस में या प्रोटीन के निर्माण में जो है मदद करना, सहायक करना। इसका खुरदुरे वाले का में जो राइबोसोम चिपके रहते हैं और इसका मेन काम क्या रहता है, प्रोटीन संश्लेषण में सहायक करना। चिकना वाला का मेन क्या काम रहता है, लिपिड्स है ना, लिपिड्स के निर्माण में जो है सहायता करना। चिकने वाले का चिकना जो है प्रद्वी जलिका जो है इसका काम क्या रहता है, लिपिड्स के निर्माण में सहायता करना। ठीक है, देखो दो तीन पॉइंट बता दे रहा हूँ मैं। सबसे पहली बार देखोगे रफ वाला और एक है सॉफ्ट वाला। रफ वाला जो है कहाँ पर रहता है, सेंटर केंद्रक के पास रहता है ना, और ये जो है इसी में जो है केंद्रक के पास रहेगा और इसी में जो है राइबोसोम चिपके रहेंगे। इसका मेन काम क्या रहेगा, प्रोटीन का निर्माण करना है, प्रोटीन का संश्लेषण करना। सॉफ्ट वाले में याद रखोगे ये कोशिका झिल्ली के पास है ना, कोशिका झिल्ली के पास रहते हैं और उसमें जो है इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता और इसका मेन काम क्या रहता है, लिपिड्स के निर्माण में जो है सहायता करना, लिपिड्स के निर्माण में जो है सहायता करना। ठीक, जो की पॉइंट्स बता रहा हूँ उसको ध्यान से रखोगे। उसके बाद है अगला जो है कोशिकांग है हमारा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी का जो है खोज किसने किया था, इसी के नाम पे, वैज्ञानिक के नाम पे ही पड़ा है इसका। 1898 में कैमिलियो गोल्जी के द्वारा किया गया था ना, कैमिलियो गोल्जी के द्वारा गोल्जी बॉडी का खोज किया गया था। इसी का दूसरा नाम है बंडल पैकर्स बोलते हैं, ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। ट्रैफिक पुलिस का काम क्या रहता है भाई, आने जाने वाले के ऊपर कंट्रोल करना। तो सेम वही गोल्जी बॉडी का कार्य रहेगा। तो ये कहाँ पर मिलता है, सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो है गोल्जी बॉडी का नाम क्या रहता है, डिक्टियोसोम्स है ना, डिक्टियोसोम्स जो है रहता है। ठीक है, तो गोल्जी बॉडी याद रखोगे 1898 में कैमिलियो गोल्जी के द्वारा दिया गया। इसका ही दूसरा नाम जो है बंडल पैकर, लिपोजेंड्रिया या ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं। ये यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। पादप कोशिका में जो है गोल्जी बॉडी का नाम डिक्टियोसोम है। ठीक, ये कहाँ रहता है बोलने से, ये भी केंद्र के आसपास ही उपस्थित होता है। ठीक, देखो ये जो गोल्जी बॉडी है, देखो ये इसका स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस के आसपास रहेगा। ये समूह है ना, ये गोल्जी बॉडियों का समूह है, इसको क्या बोलते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं।
तो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी के टूटने से जो है लाइसोसोम और रसधानी बनते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी के टूटने से क्या बनता है, लाइसोसोम और रसधानी बनते हैं। तो देखो कि इसका मेन फंक्शन क्या है, गोल्जी बॉडी एक कोशिकांग है जो कोशिका में बिखरे पड़े हुए प्रोटीन और लिपिड के अणुओं को बांध कर रखता है। देखो गोल्जी बॉडी का मेन काम क्या है भाई, जो कोशिका के अंदर जो है जीवद्रव में बिखरे हुए प्रोटीन रहते हैं या लिपिड या वसा रहते हैं, उसके अणुओं को, बॉन्ड्स को जो है बांध के रखना इसका मेन काम है। गोल्जी बॉडी जो है टीआरएनए की भी सहायता करता है। गोल्जी बॉडी जो है टीआरएनए की सहायता करता है, क्योंकि टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर, और आरएनए का मतलब बताया था राइबोस न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो गोल्जी बॉडी टीआरएनए की सहायता करता है, क्योंकि जो है टीआरएनए जो है एक स्थानांतरण आरएनए है जो प्रोटीन अणुओं को लेकर क्या करता है, जाता है, प्रोटीन अणुओं को लेकर जाता है। तो इसका गोल्जी बॉडी का मेन फंक्शन क्या है भाई, कोशिका में जो बिखरे हुए प्रोटीन और लिपिड रहते हैं उसके अणुओं को बांध के रखना। और गोल्जी बॉडी टीआरएनए की सहायता करता है। टी का मतलब क्या हुआ, ट्रांसफर, ट्रांसफर आरएनए क्या करता है भाई, प्रोटीन अणुओं को लेकर जाता है। ठीक, अगला जो है कोशिकांग है हमारा राइबोसोम, है ना। राइबोसोम, राइबोसोम कहाँ चिपके रहते हैं, मैं बताया था आपको, जो खुरदरी अंतःप्रदिवीय जालिका है वहीं पर चिपके रहते हैं। इसका मेन क्या काम है, प्रोटीन के संश्लेषण में सहायक करना। वैसे आरएनए का भी वही काम है। ठीक, उसके बाद जो चिकना वाला बताया था मैं, उसका मेन काम क्या था, लिपिड्स के निर्माण में सहायता करना। तो देखोगे राइबोसोम, है ना, राइबोसोम जो है, राइबो का मतलब क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, और सोम का मतलब होता है ग्रेन्यूल, मतलब क्या होता है, कण। तो राइबोसोम की खोज जो है ना पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की थी तथा इसे पैलेट कण का नाम दिया था। ठीक है, तो राइबोसोम की खोज किसने की बोलने से, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने की, और इसको क्या नाम दिया, पैलेट कण दिया। राइबोसोम जो है, राइबोसोम को कोशिका का सार्वत्रिक कोशिकांग, मतलब क्या है, यूनिवर्सल कंपोनेंट ऑफ सेल बोला जाता है। मतलब जब शुरुआती जो है ना जीव आए, उसमें जो है ना जो कोशिका हमको मिला, या बाद के जो जीव आए, लगभग ना सभी में जो है ना राइबोसोम उपस्थित रहते ही था। उसमें 70S का टाइप का रहता रहा, और अभी के जो यूकैरियोटिक में देखोगे तो 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम याद रखोगे, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है। राइबोसोम में कोई टाइप का कोशिका झिल्ली नहीं पाया जाता। देखो राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है ना, सबसे छोटा कोशिकांग है। इसके जो है, देखो राइबोसोम जो है सबसे छोटा कोशिकांग है। उसके बाद जो है ना ई कोली मतलब स्टेरिया कोली नामक जीवाणु में टोटल जो है 10,000 राइबोसोम पाए जाते हैं। स्तनधारी की एक कोशिका में 10 मिलियन राइबोसोम पाए जाते हैं ना। स्तनधारी मतलब जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है ना, जो उसमें जो है दूध पिलाने का मतलब जो ऑर्गन जो है बना हुआ रहता है, तो मेबल्स बोलते हैं। तो स्तनधारियों की जो एक कोशिका में जो है 10 मिलियन जो है राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम का मेन काम क्या रहेगा, वही बताया था हमें, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। और राइबोसोम का आकार कितना रहता है बोलने से, 170 से लेकर 230 एंगस्ट्रॉम के बीच रहता है। उसके बाद राइबोसोम वही दो टाइप के पाए जाएंगे, एक तो 70S टाइप का और एक है 80S टाइप का। इसमें ज़्यादा अपन को ध्यान नहीं रखना है, मेन इसका फंक्शन याद रखना है कि वो कहाँ पर मिलता था। 70S टाइप का जो है राइबोसोम कहाँ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में मिलेगा। 80S टाइप का जो है और राइबोसोम जो है जितने भी डेवलप सेल रहेंगे यूकैरियोटिक में, पादप का, जंतु का, शैवाल का, कवक का, ये सब कोशिका में जो है 80S टाइप का राइबोसोम रहेगा, मिलेगा। ठीक है, जब बहुत सारे राइबोसोम जुड़ेंगे, आरएनए से जुड़े होते हैं, तब इसे क्या बोलते हैं, पॉलीसोम बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में आ सकता है, जब बहुत सारे राइबोसोम जो है आरएनए से जुड़े रहते हैं तो तब इसको क्या बोलते हैं, पॉलीसोम्स बोलते हैं ना, पॉलीसोम्स बोलते हैं। ये जो है प्रोटीन संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई, मतलब प्रोटीन निर्माण में जो है ना यही यूनिट जो है काम में आता है, कौन सा, पॉलीसोम, है ना, पॉलीसोम। तो यही राइबोसोम जो है बहुत सारे आरएनए से जुड़े रहेंगे, तो आरएनए से जो बहुत सारे राइबोसोम जो है आरएनए से जुड़े रहेंगे, तब इसको क्या बोलेंगे, पॉलीसोम्स। और पॉलीसोम क्या है, एक्चुअल में जो प्रोटीन का निर्माण करने वाला सबसे छोटा यूनिट है। कार्यात्मक इकाई बोलने समझ जाना, वही है जो प्रोटीन के निर्माण का जो सबसे छोटा अणु रहेगा वो पॉलीसोम्स कहलाएगा। ठीक, उसके बाद जो है राइबोसोम को प्रोटीन कार्यशाला भी कहा जाता है। हाँ, जितने काम की चीज़ें हैं वो बता दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन यहाँ से एक भी बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद जो है अगला देखोगे, अगला जो है कोशिकांग है माइक्रोबॉडीज़, है ना, माइक्रोबॉडीज़। गोल्जिकाय तथा अंतःप्रदिवीय जालिका के टूटने पर जो है सूक्ष्मकाय का निर्माण होता है। तो सूक्ष्मकाय या माइक्रोबॉडीज़ का निर्माण कैसे होता है बोलने से, वही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इन दोनों के टूटने पर जो है माइक्रोबॉडीज़ या सूक्ष्मकायों का निर्माण होता है। सूक्ष्मकाय पादप, प्रोटोजोआ और जंतु कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोबॉडीज एक तो प्लांट में मिलता है, प्लांट कोशिका में, एक प्रोटोजोआ में, एक है जंतु कोशिका में पाया जाता है।
माइक्रोबॉडी केवल यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक वाले में नहीं पाया जाएगा। उसके बाद वही है, इसका आकार 0.3 से लेके 1.3 माइक्रोमीटर तक होता है। अब देखोगे जो माइक्रोबॉडीज़ है ना, माइक्रोबॉडीज़ एक तो पहली बात गोल्जी बॉडी और अंतः पृथ्वी जली का इसके टूटने पर बनता है। उसके बाद इसका साइज़ देख लिए थे। ये जो है माइक्रोबॉडीज़ जो है ना 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले देखोगे स्फेरोसोम, है ना, सबसे पहले देखोगे स्फेरोसोम। स्फेरोसोम के खोजकर्ता कौन है बोलने से पर्नर, है ना, स्फेरो पे कोई खोजकर्ता कौन है, पर्नर। ये कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाएगा। ठीक है, एक इसमें क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट कोशिका में पाया जाएगा। इसमें अपघटनी एंजाइम, अपघटनी मतलब क्या होता है, तोड़ने वाले, है ना, तोड़ने वाले जो एंजाइम उपस्थित रहते हैं जो कोशिका के आंतरिक पाचन में सहायता करते हैं। तो स्फेरोफोम जो है इसके खोज करता है पर्नर। ये कहाँ पाया जाएगा, प्लांट कोशिका में। इसमें अपघटी एंजाइम पाए जाएंगे जो कोशिका के अंदर जो है पाचन करेंगे, मतलब जो प्लांट कोशिका के जो है आंतरिक पाचन में सहायता करता है। उसके बाद दूसरा माइक्रोबॉडी है बोलने से, इसका नाम है ग्लाइक्सोसोम, है ना, ग्लाइक्सोसोम। इसके जो है खोजकर्ता देखोगे बियर्स, है ना, इसके खोजकर्ता कौन है, बियर्स, है ना। इसके ये भी कहाँ मिलेगा, ये भी मिलेगा प्लांट सेल में। इसमें जो है बी ऑक्सीकरण होता है जो वसा को क्या में चेंज करता है, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करता है। तो ग्लाइसोसोम में याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाएगा। इसमें बी ऑक्सीकरण होता है जो वसा या लिपिड को जो है किस में चेंज करेगा, कार्बोहाइड्रेट में चेंज करेगा। उसके बाद जो है अगला जो है माइक्रोबॉडी है जिसका नाम है पेरेक्सोसोम, है ना, पेरेक्सोसोम। इसके जो है खोजकर्ता कौन है, रोडिन है ना। ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाएगा और इसका मेन काम रहता है अमीनो एसिड को जो है साधारण रूप में बदलना, मतलब अमीनो एसिड को भी जो है तोड़ने का काम करता है। जैसे प्रोटीन का निर्माण 2 अमीनो एसिड के मिलने से बनता है, तो छोटे छोटे अमीनो एसिड रहेंगे उनके अणु से मिलने से बनता है। तो ये जो है पेरोक्सीसोम जो है इसके खोजकर्ता रोडिन है। पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाया जाएगा। ये अमीनो अम्ल को जो है अमीनो अम्ल को साधारण रूप में बदलता है। उसके बाद देखोगे अगला जो है कोशिकांक है जिसका नाम है वैक्यूल्स, है ना, वैक्यूल्स। हिंदी में क्या बोलते हैं, इसको रसधानी बोलते हैं। किसी कोशिका में खाली हुए पड़े स्थान को क्या बोलते हैं, रसधानी बोला जाता है। तो कोशिका में जो खाली पड़ा स्थान रहता है, गैप वाला प्लेस जो रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रसधानी बोला जाता है। रसधानी में क्या होता है भाई, आपातकालीन स्थिति में रसधानी जो है वाटर का, खनिज का और पोषक तत्वों का जो है संग्रहण करके रखता है। तो वैक्यूल्स या रसधानी का काम क्या है, मेन काम क्या है, वाटर का, मिनरल्स का और अपने जो पोषक तत्व है न्यूट्रिएंट्स का, उनका संग्रहण करके रखना। रसधानी का आकार देखोगे प्लांट सेल में बड़ा होता है और जो जंतु कोशिका में छोटा होता है। ठीक है, तो रसधानी का आकार सबसे बड़ा किस में रहेगा, प्लांट सेल में रहेगा। छोटा किस में रहेगा, जंतु कोशिका में। लेकिन यदि ज़्यादा देखोगे ना, ज़्यादा जंतु कोशिका में पाया जाता है, प्लांट कोशिका में कम पाया जाता है। आकार वहाँ बड़ा रहेगा लेकिन संख्या कम रहेगा। जंतु कोशिका में आकार छोटा रहेगा लेकिन संख्या जो है यहाँ पर ज़्यादा पाया जाएगा। ठीक, यही चीज़ को आगे बताएगा। देखो अपरिपक्व कोशिका और परिपक्व कोशिका, देखो अपरिपक्व मतलब वो अच्छे तरीके से डेवलप नहीं हुआ है। अपरिपक्व कोशिका में क्या रहेगा, कोशिकाओं की संख्या जो है कम रहेगा। देखो कोशिकाओं की संख्या ज़्यादा रहेगा लेकिन उसका साइज जो है कम रहेगा। देखो अपरिपक्व कोशिका का मतलब यहाँ पर जो रसधानियों की संख्या वो ज़्यादा रहेगी ना, रसधानी की संख्या, और इसका आकार कैसा रहेगा, कम रहेगा। देखो छोटे छोटे बहुत सारे हैं है यहाँ पर। तो वैसे देखोगे परिपक्व कोशिका में इसका आकार बड़ा रहेगा, आकार साइज बड़ा रहेगा लेकिन संख्या जो है कम रहेगा। ठीक, आकार बड़ा और संख्या कैसा रहेगा, कम रहेगा। तो रसधानी को सबसे पहले जो है स्प्लेंजी के द्वारा प्रोटोजोआ में देखा गया था। रसधानी शब्द किसने दिया था बोलने से, डुजारिडिन, है ना, डुजारिडिन के द्वारा शब्द दिया गया। पादप कोशिकाओं में रसधानियों की सबसे पहली शेहवान के द्वारा देखा गया ना। पादप कोशिका में देखोगे तो रसधानी जो है शेहवान के द्वारा देखा गया। इसको नहीं भी याद रखोगे चलेगा। मेन रसधानी का काम ये है कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स और उसके बाद मिनरल, है ना, ये सबको जो है संग्रहण करके रखना। उसके बाद देखोगे जो पादप कोशिका में जो रसधानियों की संख्या जो है वहाँ पर आकार बड़ा रहेगा, संख्या कम रहेगा, और जंतु कोशिका में आकार जो है छोटा रहेगा लेकिन संख्या ज़्यादा रहेगा। उस बार अपरिपक्व कोशिका और परिपक्व कोशिका बताया था। वैक्यूल जो है रसधानी एक झिल्ली में घिरी हुई संरचना है जिसे क्या बोलते हैं, टोनोप्लास्ट कहा जाता है। उसके बाद देखेंगे अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट कोशिकांग है जिसका नाम है प्लास्टिड, लवक। ये याद रखोगे, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता, सिर्फ और सिर्फ पादप कोशिका में मिलता है। प्लास्टिड या लवक जो है कहाँ पाया जाता है, ये पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं मिलता। पादप या लवक या इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्लास्टिड। प्लास्टिड कोशिका का मेन पर्पस क्या रहता है, जो पादप कोशिकाओं को रंग देने, जो कलर देने का काम जो है कौन करता है बोलने से, प्लास्टिड के यहाँ लवक के द्वारा किया जाता है।
ये कहाँ पर मिलता है? प्लांट सेल में मिलता है, एनिमल सेल में नहीं मिलेगा। इसका मेन काम क्या है? कोशिका को रंग देने का, ठीक है। जैसे फ्रूट्स देखे होंगे, गाजर का कलर हो गया या कोई सभी फ्रूट हो गया, जैसे कच्चा के समय अलग दिखता है, पकने के बाद अलग दिख रहा है, तो ये रंग देने का काम कौन कर रहा है? प्लास्टिड कर रहा है ना। तो प्लास्टिड के खोजकर्ता कौन थे बोलने से? हैकल साहब थे ना। हैकल जो है इसके खोजकर्ता थे, लेकिन ये शब्द किसने दिया था बोलने से? प्लास्टिड या प्लास्टिड के रूप में सिम्पलर के द्वारा दिया गया था, ठीक है। तो देखो, युग्लिना जो है एक कोशिकीय जीवाणु होता है जिसमें जिसे क्या कहा जाता है? प्रोटो कहा जाता है, तथा इसमें जो है लवक पाया जाता है। देखो, मैं बताया था प्लास्टिड कहाँ मिलता है? पादप कोशिका में मिलता है। इसके अलावा जो है प्लास्टिड कहाँ मिलेगा बोलने से? युग्लिना, है ना। युग्लिना एक टाइप का क्या है भाई? एक बैक्टीरिया है ना, एक कोशिकीय बैक्टीरिया, एक कोशिकीय बैक्टीरिया, मतलब इसके पूरे शरीर का निर्माण जो है एक ही टाइप की कोशिका से निर्मित हुआ है, और जो है इसमें भी जो है प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। अब देखोगे, जो प्लांट सेल हो गया और एक है एनिमल सेल हो गया, इन दोनों के बीच का कड़ी किसको बोलते हैं बोलने से? युग्लिना को बोलते हैं, ठीक है। ऐसे जो है सेंट्रल लेवल के एग्जाम में ना ऐसे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन में मिलता है। प्लांट कोशिका और जंतु कोशिका के बीच का जो मध्य कड़ी किसको बोलते हैं बोलने से? जो है युग्लिना को बोलते हैं। युग्लिना याद रखो, देखो प्लास्टिड या लवक जो है पादप कोशिका में मिलता है। इसका मेन काम क्या है? वो पादप कोशिका को रंग देना इंपॉर्टेंट है ना। इसके खोजकर्ता हैकल थे, लेकिन प्लास्टिड इसके अलावा युग्लिना में भी पाया जाता है। युग्लिना क्या है भाई? एक टाइप का जो है बैक्टीरिया है, एक टाइप का जो है बैक्टीरिया है, और इसमें, और जिसे क्या बोलते हैं? जिसे एक प्रोटोजोआ कहा जाता है। इसमें भी जो है लवक पाया जाता है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के मध्य की कड़ी किसको बोलते हैं? युग्लिना को बोलते हैं, ठीक। उसके बाद आगे चलते हैं भाई। देखोगे लवक, देखोगे लवक जो है 3 टाइप के होते हैं। लवक कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। सबसे देखो, नाम में छोटा छोटा अंतर है इंग्लिश वाले नाम में। सबसे पहले देखोगे क्लोरो, उसके बाद क्रोमो, है ना। यह है क्लोरो, यह है क्रोमो, और ये है ल्यूको, ठीक है। ये तो अलग ही। देखो क्लोरो, क्लोरो मतलब कलर, है ना। क्लोरो मतलब कलर। जो पत्तियों का मेन कलर क्या रहता है? हरा रंग रहता है। तो क्लोरोप्लास्ट लवक में पहला टाइप है क्लोरोप्लास्ट। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? पर्ण हरित बोलते हैं। इसका मेन काम क्या रहता है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना। इसका मेन काम क्या है? पत्तियों को हरा रंग प्रदान करना। ये फल फूल को भी हरा रंग प्रदान करते हैं। तो याद रखोगे, क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरो मतलब कलर, कलर मतलब हरा, है ना, हरा। तो पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है कौन? क्लोरोप्लास्ट। ये फल और फूल को भी हरा रंग प्रदान करता है। हरे रंग का जो वर्णक रहता है, देखो कोई भी कलर के लिए ना मेन चीज इंपॉर्टेंट रहता है पिगमेंट, है ना, पिगमेंट। तो हरे रंग का जो है वर्णक जो है क्या है बोलने से? क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल। ये प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है? भाग लेता है। प्रकाश संश्लेषण जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या रहता है? कुछ नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इन दोनों के अणु जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल, है ना, क्लोरोफिल, CF लिखो, क्लोरोफिल, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं भाई? उपस्थिति में रिएक्शन करके C6H12O6, मतलब ये क्या है? ग्लूकोज का फॉर्मूला है। उसके बाद ऑक्सीजन बनाते हैं, उसके बाद वाटर का निर्माण करते हैं। तो देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज के रूप में जो है प्लांट जो है एनर्जी के रूप में अपना यूज़ करेगा, वाटर को यूज़ करेगा, ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। ऑक्सीजन को क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। और यही ऑक्सीजन को क्या करते हैं? हम लोग लेते हैं ना, ऑक्सीजन को लेते हैं। फिर उसके बाद जो यही ऑक्सीजन जो है मानव के शरीर में नाक से अंदर प्रवेश करेगा, फिर श्वास नली में जाएगा, फिर ब्रोंकाई से मिलते हुए जो है ब्लड में मिलेगा। तो मानव शरीर का जो ब्लड है, ब्लड में जो है, ब्लड में एक्चुअल में क्या रहता है? ग्लूकोज रहता है। ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन से मतलब रिएक्शन करके, साथ में कार्य करके फिर क्या करेगा? ये भी एनर्जी का निर्माण करेगा, और एनर्जी का निर्माण के रूप में अंतिम प्रोडक्ट के रूप में देखोगे, एक तो ग्लूकोज का निर्माण होगा, वाटर का निर्माण होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा। फिर हम यही कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकालेंगे, फिर यही कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेंगे, फिर ये एक चक्कर जो है ऐसे चलते रहेगा। तो क्लोरोप्लास्ट याद रखोगे, जो हर पत्तियों का जो हरा रंग देने का कारण है। उसके अलावा फल और फूल को भी हरा रंग प्रदान करता है। इसमें हरे रंग का वर्णक के रूप में क्लोरोफिल पाया जाता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जो है सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर का निर्माण करते हैं। ग्लूकोज को जो अपने एनर्जी के रूप में रखता है भाई, कि उसको बॉडी को एनर्जी चाहिए प्लांट की कोशिका के लिए, और ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, वाटर को रखता है, ठीक, क्लोरोप्लास्ट। तो पर्णहरित को पादप कोशिका का क्या बोलते हैं? किचन भी बोलते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर चीजें यहाँ पर स्टोर होके रहता है, ठीक। एक हो गया क्लोरो।
उसके बाद देखोगे अगला है क्रोमो, है ना, क्रोमो को बोलते हैं पर्ण रहित, है ना, पर्ण रहित। क्रोमो 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 देखो इंग्लिश में नाम याद रखोगे क्रोमो। क्रोमोप्लास्ट क्या होगा, इसमें हरा रंग छोड़ के बाकी जो कलर रहता है ना वो देने, जैसे गाजर का देखोगे लाइट गुलाबी टाइप का रहता है या लाल टाइप का रहता है, तो हर चीज़ का अलग अलग कलर है ना। तो इसमें क्रोमो में क्या रहता है, हरा रंग छोड़ के बाकी सब रंग देने के लिए ये जिम्मेदार रहता है। तो पर्ण रहित के मेन अवयव क्या है, सबसे पहले कैरोटीन, है ना। तो कैरोटीन जो है लाल रंग का वर्णक है, इसीलिए देखोगे गाजर का जो है ना रंग जो है कैरोटीन की वजह से लाल रहता है। उसके बाद जो पीला रंग देखोगे फलों के पकने पर होता है, जो जेंथ्रोफिल बोलते हैं ना, तो पीला रंग जो है जेंथ्रोफिल जो है पर्ण रहित की वजह से होता है। उसके बाद देखोगे ल्यूकोप्लास्ट, है ना। ल्यूकोप्लास्ट में ल्यूको मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं श्वेत वर्णक, मतलब इसका कोई कलर नहीं रहेगा। ये पारदर्शी रंग के लिए जो है जिम्मेदार रहता है। पारदर्शी मतलब जिसको आर पार देख सकते हैं। ये अधिकतम कहाँ पर पाया जाएगा, पेड़ का जो रूट्स रहता है, जड़ रहते हैं, वहाँ पर पाया जाता है। इसका मेन काम क्या रहता है, जितना जो भोजन है ना, जैसे यहाँ पर बना है फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में प्लांट का, ये भोजन को जो है स्टोर करके रखता है। इसमें भी देखोगे, इसमें भी जो है ना, जो ल्यूकोप्लास्ट में देखोगे अलग अलग पार्ट पाए जाते हैं ना। ल्यूकोप्लास्ट में देखोगे पहली बात तो ये पारदर्शी रहता है, ये सबसे ज़्यादा पौधे के जड़ों में पाया जाएगा। उसके बाद इसका मेन काम क्या रहेगा, जो भोजन बना है उसका संग्रहण करके रखना इसका मेन काम है, ठीक है। भोजन का जो है संग्रहण करके रखना इसका मेन काम है। उसके बाद देखोगे अमाइलोप्लास्ट। अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, जो एनर्जी फॉर्म रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट का क्या करता है, स्टोर करके रखता है, संग्रहण करके रखता है। उसके बाद देखोगे अगला जो है हमारा इलियोप्लास्ट, है ना। अगला जो है इलियोप्लास्ट, ये क्या करता है, वसा और तेल उसका जो है, वसा और जो है ऑयल है उसका जो है संग्रहण करके रखता है। उसके बाद देखोगे अगला जो है एल्यूरोप्लास्ट। एल्यूरोप्लास्ट क्या करता है, ये अमीनो एसिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण करता है या संग्रहण करता है, ठीक। तो अमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का करेगा संग्रहण, फिर इलियोप्लास्ट जो है वसा, है ना, और तेल का संग्रहण करेगा। फिर उसके बाद है एल्यूरोप्लास्ट, जो है एल्यूरोप्लास्ट अमीनो एसिड और प्रोटीन का संग्रहण करके रखता है, ठीक। तो ये है लवक। लवक के टाइप बता दिया था मैं। उसके बाद देखो पर्णहरित जो है, देखो पहला वाला पर्णहरित था, दूसरा वाला है पर्णरहित, है ना, पर्णरहित। क्रोमो जो बताया था मैं, पर्णहरित जो है पर्णरहित में बदल सकता है। कब बदल सकता है, जैसे देखोगे कच्चा आम रहेगा, वही तो उतना समय उसका कलर क्या रहेगा, हरा रहेगा। जब पकने के बाद जो है उसका कलर क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, ठीक। हाँ, उसके बाद देखोगे अगला जो है क्लासिफिकेशन, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में मेन अंतर क्या रहता है, जो प्लांट को सेल और जो एनिमल सेल है उसमें डिफरेंस क्या है। तो देखोगे प्लांट सेल सीधी बात है भाई, जो पेड़ पौधे का कोशिका रहेगा इसका साइज क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, और जो है जंतु कोशिका का आकार जो है छोटा रहेगा, ठीक बात है। उसके बाद लवक में बताया था, जो कलर वाला जो पार्ट है, कलर देने का काम कौन करता है, लवक करता है। तो भाई ह्यूमन शरीर में तो कलर वाला कोई सीन नहीं है, हरा पीला नीला वाला। तो लवक जो है इसमें प्लांट कोशिका में रहता है, लेकिन ह्यूमन सेल में या जंतु कोशिका में नहीं रहता। लाइसोसोम जो है प्लांट कोशिका में नहीं पाया जाता, रेयर है। रेयर में बताया था, जो कीट भक्षी पौधे रहते हैं वहाँ पर लाइसोसोम मिलता है जनरली प्लांट कोशिका में, लेकिन जंतु कोशिका में लाइसोसोम सब जगह उपस्थित रहेगा। उसके बाद देखोगे पादप कोशिका में रसधानी में बताया था, रसधानी का आकार बड़ा रहेगा लेकिन संख्या जो है कम रहेगा, संख्या जो है कम रहेगा। जंतु कोशिका में रसधानी का आकार छोटा रहेगा लेकिन संख्या जो है ज़्यादा रहेगा, संख्या ज़्यादा रहेगा, ठीक। उसके बाद जो है गोल्जी बॉडी, है ना। गोल्जी बॉडी देखोगे यहाँ पर जो है प्लांट कोशिका में गोल्जी बॉडी को क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम बोलते हैं, और यहाँ पर जो है गोल्जी बॉडी का नाम गोल्जी बॉडी रहता है। फिर उसके बाद देखोगे ये जो है भोजन को कहाँ पर रखते हैं भाई, भोजन को अभी बताया था मैं, जड़ों में रखते हैं ना, जड़ों में रखते हैं। ये जड़ों में भोजन का संग्रहण करते हैं स्टार्च के रूप में। और हमारे यहाँ कैसे होता है, मतलब जंतु कोशिका में कैसे रहता है, ये यकृत में भोजन का संग्रहण करते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजोन के रूप में करते हैं। उसके बाद ये चाहे पादप कोशिका स्वयं पोषी होते हैं भाई, ये अपना भोजन का निर्माण वही कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के साथ, वाटर के साथ मिलके, जिसमें सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, फिर C6H12O6 का निर्माण करते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजन प्लस वाटर को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो पादप कोशिका जो है स्वयं पोषी होते हैं, मतलब अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। और जंतु कोशिका क्या करते हैं, इन लोग अपना भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं, ये दूसरों पर आश्रित रहते हैं, चाहे प्लांट पे बोल लो चाहे एनिमल में बोल लो। इसमें जो है केंद्रक बताया था मैं, केंद्रक जो है सेंटर वाला पार्ट। देखो प्लांट को एनिमल कोशिका में क्या होगा, जंतु कोशिका में केंद्रक जो है सेंटर में रहता है, लेकिन जो है पादप कोशिका में जो केंद्रक कहाँ रहेगा, ये झिल्ली के आसपास वाले एरिया में रहेगा, परिधि रहेगा ना, पेरिफेरल रहता है, ठीक।
उसके बाद देखोगे कोशिका विभाजन। मैं बताया था कोशिका विभाजन कुछ नहीं है, जो पेरेंट सेल का मदर सेल पेरेंट सेल का डॉटर सेल में विभाजन ही कोशिका विभाजन है ना, मतलब एक कोशिका टूट के फिर और अनेक कोशिका में बनते जाएगा। तो देखो यही है सेल डिवीजन। देखो यहाँ से भी क्वेश्चन अच्छे लेवल का पूछते हैं। देखो यदि आपको मान लो, देखो अभी का जो ट्रेंड चल रहा है, अभी हॉस्टल वार्डन का एग्ज़ाम या वन रक्षक का एग्ज़ाम यदि आप लोग देखे होंगे तो वहाँ पर है ना पेपर जो है ना एकदम डिटेल से पूछ रहा है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहा है। इवन आप ना जाके है ना आप वन रक्षक का पेपर भी देखना, यदि ऐसा सोच रहे हैं ना कि वन रक्षक का पेपर है ईजी आया होगा, नहीं, वहाँ पर भी चीज़ें स्टेटमेंट दे रहा है। अब देखो यदि कोई ऊपरी पढ़ के गया तो वो क्वेश्चन पक्का नहीं बना पाएगा, क्योंकि स्टेटमेंट ऐसे ही रहेंगे, एक एक पॉइंट के ऊपर निकालेगा और नए नए क्वेश्चन रहेंगे। आप सोच रहे प्रैक्टिस करके आ जाऊंगा, नहीं, सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया रखना पड़ेगा दिमाग में, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह लगाने पड़ेंगे, तब जो है आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ोगे और लगभग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करके आओगे। ठीक, तो देखोगे सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन क्या होता है भाई, बताया था पेरेंट सेल का डॉटर सेल में विभाजन। देखो कोशिका विभाजन होता है तो नई कोशिका बनती है, एक कोशिका टूटकर जो है नई कोशिका तथा दो कोशिका टूटकर चार कोशिका, मतलब वही है, एक टूटा किसमें, दो पार्ट में, फिर ये दोनों टूटेगा चार पार्ट में, फिर ऐसे करके विभाजन होते जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पर वो बताया है, क्रम बताया है। देखो सबसे पहले पुरानी कोशिका का क्या हुआ, विभाजन हुआ ना, पुरानी कोशिका का विभाजन हुआ तो दो नई कोशिका बना। देखो पेरेंट सेल पितृ कोशिका से किस में डिवाइड हुआ, डॉटर कोशिका में। तो कोशिका विभाजन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पेरेंट सेल टूट कर क्या होता है, दो नई डॉटर सेल का निर्माण करते हैं। ठीक, देखो अब यहाँ पर कोशिका विभाजन के प्रकार बताया। तो कोशिका का विभाजन जो है तीन प्रकार से होता है। सबसे पहले देखोगे एमायोटिस है ना, एमायोटिस का मतलब क्या होता है, असूत्री विभाजन। इसमें क्या होता है, ये कहाँ पर होगा, सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया जीवाणुओं में होने वाला कोशिका विभाजन। अमायोटिस जो है कहाँ पर होता है, इसको हिंदी में असूत्री विभाजन बोलते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ जो है जीवाणुओं में होता है, बैक्टीरिया में होता है। उसके बाद है मायोटिस है ना, मायोटिस या मिटोसिस बोल सकते हैं, मिटोसिस और ये है मिटोसिस। मिटोसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं, समसूत्री विभाजन। देखो समसूत्री मतलब समान पार्ट में विभाजन होना, तो ये कहाँ होगा भाई, अभी हम लोग देखे थे एक का दो में टूटा, दो का चार में टूटा। तो मिटोसिस की प्रक्रिया या समसूत्री विभाजन जो है मानव शरीर की कोशिका में इस प्रकार का विभाजन होता है। इसके खोजकर्ता कौन थे बोलने से, समसूत्री विभाजन के खोजकर्ता जो है किस प्रकार से होता है, खोजने का श्रेय जो है फ्लेमिंग साहब को जाता है। ठीक, फ्लेमिंग। इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है, डॉटर सेल जो है, डॉटर सेल में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र है ना, जो मेन यहाँ पर जो गुणसूत्र पाया जाता है डॉटर सेल में, जो केंद्रक के अंदर में उपस्थित रहता है, उसकी संख्या क्या रहती है, समान रहती है। देखो क्या होता है एक्चुअल में, जो मेन बड़ा सेल है ये दो पार्ट में टूटकर बना, तो ये होना चाहिए था ना कि ये पार्ट ऊपर वाले के पास जाता, नीचे वाले पास ये पार्ट जाता, नहीं, एक्चुअल में क्या होता है, यहाँ पर है ना दो पार्ट में टूट के बनने के बाद भी ना यहाँ पर सेम संख्या रहेगा और यहाँ पर भी गुणसूत्र का संख्या जो है सेम रहेगा। तो क्या होता है इसमें, इस प्रकार के कोशिका विभाजन में डॉटर सेल में पाए जाने वाले गुणसूत्रों की संख्या क्या रहती है, समान रहती है। प्रत्येक पुत्री कोशिका आनुवांशिक रूप से पितृ कोशिका के समान ही होता है। ठीक है, जैसा पेरेंट सेल थे वैसी एज इट इज जो है डॉटर सेल रहेंगे। देखो यहीं पर आगे डायग्राम में अच्छे से बताया हुआ, ध्यान से देखना। देखो दो गुणसूत्र है, पेरेंट सेल टूट के किस में बना, डॉटर सेल में बना। तो देखो यहाँ पर भी सेम बराबर दो गुणसूत्र यहाँ पर भी पाए जाएंगे। ठीक, उसके बाद देखोगे काइक सेल, इसको बोलते हैं स्टोमिक सेल है ना, स्टोमिक सेल। ये कोशिका जिनमें ऑटोसोम बताया था, जिनमें जो है समान गुणसूत्र रहेंगे, तो काइक सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, सोमेटिक सेल में पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा प्रक्रिया है मियोसिस है ना, मियोसिस, इसको बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। तो अर्धसूत्री विभाजन देखोगे ये भी मानव शरीर में होता है, मानव शरीर की कोशिका में। इसके खोजकर्ता कौन थे बोलने से, हर्टविंग है ना, शुरुआत में हम लोग हर्टविंग के बारे में पढ़े थे, हर्टविंग। इसके खर्चकर्ता कौन है, हर्टविंग। तो इस प्रकार के कोशिका विभाजन में क्या होता है, जो पितृ कोशिका की तुलना में पुत्री कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 4 हो जाती है। देखो समसूत्री में क्या बताया था मैं, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जब विभाजन होगा तो यहाँ पर गुणसूत्र की संख्या कितना रहेगा, 2 रहेगा। ठीक, अब जो अर्धसूत्री रहता है, अर्धसूत्री में क्या होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में विभाजन हुआ और विभाजन होने के बाद जो है डॉटर सेल में गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 4 हो जाती है ना। गुणसूत्र की संख्या कितनी हो जाती है, 4। पेरेंट में 2 रहेगा और उसके बाद डॉटर में कितना आ जाएगा, 4 गुणसूत्र आ जाएंगे। ठीक,
ये प्रक्रिया कहाँ पर होता है बोलने से गैमेट सेल, जो प्रजनन कोशिकाएं रहते हैं वहाँ पर होता है, ठीक है। ये कोशिका जो है ना, ये वाला चीज़ कहाँ पाया जाता है बोलने से गैमेट सेल, जो प्रजनन कोशिका रहते हैं वहाँ पर पाया जाता है। उससे पहले वाला देखोगे, उससे पहले वाला जो है हमारा कहाँ पर पाया जाएगा, कायिक कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, समसूत्री वाला। और अर्धसूत्री कहाँ पर पाया जाएगा, गैमेट सेल में पाया जाता है। वो गैमेट सेल किसको बोलते हैं, वे कोशिका जिसमें एलोसोम गुणसूत्र पाए जाते हैं। ये चीज़ें मैं आपको सब चीज़ बता चुका हूँ। उसके बाद देखोगे जो समसूत्री विभाजन है ना, जो सेकंड वाला देखे थे, जो मानव शरीर में होता है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल में वो होगा, बटेगा और दोनों में दो दो गुणसूत्र पाए जाएंगे। तो समसूत्री विभाजन है ना, उसकी अवस्थाएं क्या है। सबसे पहले क्या होता है, देखो थोड़ा सा ही बचा हुआ, अब ज़्यादा नहीं है। तो देखो समसूत्री विभाजन की अवस्थाएं देखोगे, सबसे पहला है प्रोफेज, है ना, प्रोफेज। इसमें क्या होता है, जो सेल रहता है, सेल का जो केंद्रक रहता है ना, इसके आउटर लेयर में क्या रहता है, केंद्रक झिल्ली रहता है। सबसे पहले यही केंद्रक झिल्ली टूटता है, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोफेज। प्रोफेज मतलब केंद्रक झिल्ली का टूटना ही क्या कहलाता है, प्रोफेज कहलाता है। या प्रोफेज फर्स्ट की प्रक्रिया में क्या होता है, केंद्रक झिल्ली टूटता है। उसके बाद अगला प्रक्रिया है जिसको बोलते हैं मेटाफेज, है ना, मेटाफेज फर्स्ट। इसमें क्या होता है, जब केंद्रक झिल्ली पहले फेज में टूट गया, उसके बाद जो है दूसरा फेज जिसको बोलते हैं मेटाफेज फर्स्ट, इसमें जो है गुणसूत्रों में जो है खिंचाव होता है ना, गुणसूत्रों में क्या होता है, खिंचाव होता है, गुणसूत्रों में क्या होता है, खिंचाव होता है। उसके बाद देखोगे एनाफेज, एनाफेज फर्स्ट। इस अवस्था में गुणसूत्र क्या होते हैं, अलग होते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ, केंद्रक झिल्ली में टूटा, है ना, प्रोफेज फर्स्ट, उसके प्रोफेज में। उसके बाद मेटाफेज में क्या हुआ, गुणसूत्रों में खिंचाव हुआ, खिंचाव हुआ ना, खिंचाव हुआ। उसके बाद देखोगे एनाफेज में क्या हुआ, जो खिंचाव हो रहे थे अब यहाँ पर गुणसूत्र जो है अलग अलग हो गए ना, अलग अलग हो गए। देखो यहाँ पर ऐसा बताया, ऐसे करके अलग अलग हो गए। देखो पहले दोनों साथ में थे, अब दोनों जो है अलग अलग हो गए एनाफेज फर्स्ट में। उसके बाद देखोगे चौथा अवस्था है जिसको बोलते हैं टेलोफेज। टेलोफेज फर्स्ट। इस अवस्था में जो केंद्रक झिल्ली क्या होता है, दोबारा बनते हैं ना। देखो सबसे पहले केंद्रक झिल्ली में खिंचाव हुआ, उसके बाद मतलब केंद्रक झिल्ली टूटा ना। उसके बाद दूसरे अवस्था में देखोगे जो क्या हुआ, गुणसूत्रों में खिंचा हुआ है। तीसरी अवस्था में क्या हुआ, गुणसूत्र अलग हो गए। चौथी अवस्था में क्या हुआ, फिर से जो नई कोशिका बनी वहां पर केंद्रक झिल्ली जो है दोबारा बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली जो है दोबारा बन जाती है। फिर पांचवा और अंतिम अवस्था है जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना, साइटोकाइनेसिस। इसको साइटोकाइनेसिस फर्स्ट। इस अवस्था में क्या होता है, दो नई कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। देखो पेरेंट कोशिका था, इससे डॉटर सेल का निर्माण हुआ और सेम एज इट इज बना ना, सेम एज, कोई भी संख्या नहीं, गुणसूत्र की संख्या एज इट इज है, सब चीज वैसे ही बना है। तो विभाजन होने से ऐसा नहीं है कि अलग अलग चीजें हो रहा है, नहीं, सेम जो पेरेंट कोशिका में था वही चीज डॉटर कोशिका में भी समान आया, ठीक। उसके बाद देखोगे अर्धसूत्री जो कोशिका विभाजन था उसमें भी कैसे रहेगा, सेम वैसे रहेगा ना। देखो पहले प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टेलोफेज सेकंड और सिलिकेनिस, है ना, सिलिकेनिस। तो देखो सबसे ज़्यादा समय लगने वाला जो है अवस्था कौन है, जो शुरुआती फेज था, बताया था ना, शुरुआती फेज में जो केंद्रक झिल्ली टूटता है वहीं पर जो है सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो कोशिका विभाजन में सबसे ज़्यादा टाइम जो है प्रोफेज में ही लगता है। और सबसे कम टाइम कहाँ पर लगता है, लास्ट वाले में, जिसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, है ना। समसूत्री विभाजन में होता है जहाँ पर दो कोशिका नए निर्माण होते हैं, पेरेंट सेल से दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक। तो इस प्रकार जो है हमारे जो है मानव कोशिका, जो मानव में या जंतुओं में या पादपों में जहाँ जहाँ भी कोशिका पाया जाता है, तो कोशिका वाला टॉपिक जो है हमारा यहाँ से फिनिश होता है। देखो मैं कम समय में ज़्यादा डिटेल से सब चीज़ें एक जगह में आपको व्यवस्थित करा के उपलब्ध करा रहा हूँ। अब आपका काम क्या है, ईमानदारी से चीज़ों को पढ़ना और रिवाइज करना, ठीक है। और उसके बाद जो है ना, किसी प्रकार का यदि आपको रिव्यू देना है या जो भी टाइप के कमेंट हो, आप मेरे को कमेंट करके बताएं। क्योंकि देखो मतलब यदि आप लोग ऐसे नहीं, हम लोग ऐसे ही डायरेक्ट एक तो पढ़ नहीं रहे हैं, मतलब लाइव के थ्रू नहीं पढ़ रहे हैं, और मैं चीज़ें रिकॉर्डिंग करके डाल रहा हूँ। अब आप लोग अपने रिव्यू के हिसाब से बताएंगे तब जो है ना मैं आगे मतलब क्या क्या चीज़ें सुधार करना है, मैं उस हिसाब से अपनी चीज़ों को सुधार करने का कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, आप लोग है ना लाइक और सब्सक्राइब करके बताएंगे और कमेंट करेंगे, तो इससे क्या है मेरे को आगे जो है ना कार्य करने में प्रोत्साहन मिलता है, ठीक है। ओके, थैंक यू।